हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रेलवे ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसमें हमने 9 अगस्त 2018 के तीनों शिफ्ट के पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे वो सभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2018 का पेपर, जिसमें हम तीनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, टोटल 60 क्वेश्चन हैं, वो सभी हम क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लास्ट वीडियो देखे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप बताए हैं, जो क्वेश्चंस के टाइप पूछे गए हैं एग्जाम में, वही टाइप आज की क्लास में भी रिपीट होने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझाया था, तो आज की क्लास में हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, ताकि हमारी जो वीडियो की जो क्लास है वो उसका टाइम है वो कम हो सके, क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा और एग्जाम बहुत नजदीक है। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। 10 अगस्त 2018 का है, पहले शिफ्ट 10 से 11 बजे के बीच में जो पूछे गए सवाल हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे है, बिल्कुल इजी है, लास्ट क्लास में पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से देखिए 8 दूनी 16, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। 19 में से 16 घटाएंगे 3 बच गया, यहाँ से कितना आ गया 4 दिया 12, माइनस का 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर रूट निकाल सके। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, तो ये हो जाएगी पूर्ण वर्ग। तीसरा देखो, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर पे के किराए पे खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, और उसकी बचत कितनी है? 2210 रुपए है। तो उसका मासिक आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है? तो मान लेता हूं मैं उसकी इनकम x रुपए है। ठीक है, इस x रुपए इनकम में से वो 15% घर पे खर्च करता है। 15% का मतलब 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। 5 से काट दिए, परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। तो यहाँ से फ्रैक्शन जब भी निकालना हो तो नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से काट देंगे। देखिए 5 से 15 और 20 पंजी 100, तो 3/20। तो जब भी फ्रैक्शन निकालना हो 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाल सकते हो, या आप याद भी कर सकते हो। तो 3/20 है इसकी फ्रैक्शन। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास 20 रुपए थे तो उसमें से 3 रुपए उसने घर के किराए पे खर्च किए, तो टोटल उसके x रुपए थे। तो उसमें से उसने देखे 20 रुपए हैं, उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए, तो बाकी के कितने बचे? 20 रुपए में से 17 रुपए। तो अब उसके पास इतने रुपए बच गए। फिर उसने बोला है शेष का 60% वो घरेलू खर्चों पे करता है। 60% का मतलब 3/5, यानी 5 रुपए में से वो 3 रुपए घरेलू खर्चों पे करता है, तो बाकी के कितने बचे? 2/5। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5 हिस्सा बच गया। तो ये उसकी बचत है। तो उसको बचत कितनी देर की है हमें? 2210 रुपए। क्लियर। इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 5 बच गया, 17 × 51, 13 × 65। तो कितना आ गया यहाँ से? x की वैल्यू 65। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दशमलव का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। अगर एक संख्या 1.6 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको डिवाइड कर दिए दो संख्याओं का। 1.6 से डिवाइड करेंगे, देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा यहाँ से। 16 से डिवाइड करेंगे 7.68 को, तो 0.16 80 होता है, 16 चौक 64, तो कितना बच गया? 12, और 16 × 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा? तो देखिए आपसे एंगल पूछा है। रोलर क्या होता है? देखिए इस तरीके का होता है, बेलनाकार। ठीक है, तो जो गार्डन में हम चलाते हैं रोल करता है, तो एक रोल में कितने एंगल बनाता है? कितने रेडियन का एंगल बनाता है? 2π। क्योंकि देखिए एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो 360 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 2π। तो ये 2π रेडियन एंगल बनाता है एक चक्कर में। तो 20 चक्कर में कितना बनाएगा? इतना रेडियन बनाएगा। लेकिन ये तो 1 घंटे में बना रहा है, इस 1 घंटे यानी 60 मिनट में बना रहा है। हमसे पूछा क्या है? 25 मिनट का, तो इंटू 25। जिसका हमें पूछा है इंटू कर देंगे, टोटल के नीचे टोटल, और जिसका पूछा है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए। देखिए 20 या 60, तो यहाँ से कितना आ गया? 50/3π। 50/3π। नेक्स्ट देखो, डाटा इंटरेक्शन से है, परसेंटेज का सवाल है। आपसे पूछा है कि सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत, देखिए इसमें लिटरेचर कितने हैं? 50 हैं, पढ़े लिखे लोग हैं 50, और टोटल कितने हैं? 150। तो 50 पढ़े हैं, टोटल कितने हैं? 150, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3।
पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, देखिए यहां से पहली 5 त्रिकोणीय संख्या बोली है, तो त्रिकोणीय संख्या देखिए एक, पहली एक होगी, दूसरी इस तरीके से 3 पॉइंट हो गए तो 3, फिर तीसरी जैसे अपन को थर्ड निकालनी है तो 3 संख्याओं का योग निकाल दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे 2 का निकाल दूसरी संख्या निकालनी तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तीसरी निकालनी है तो 3 को जोड़ दीजिए, 3 तो 5 और 1 6, तो तीसरी संख्या 6 होगी। जैसे फोर्थ निकालना है तो 4 पदों का योग निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10। जैसे 5 का निकालना है, फिफ्थ संख्या निकालनी है तो 5 संख्याओं का योग निकाल दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15। तो ये 5 संख्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका माध्य बताना है, मीन बताना है, तो टोटल तो यहां से सबको जोड़ दीजिए, तो इनको जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 10 25, 25 5 30, 31, 31 और 4 35, तो 35 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो इसका माध्य कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री से है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 2 है तो कोट थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपके पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है तो यहां से देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/2। क्यों होता है, देखिए कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 1 होगा। तो अगर हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये उधर चला जाएगा तो रिवर्स में हो जाएगा। तो हमें देखिए इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 हो गया। अब 2 इक्वेशन होगी, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। किसका मान पूछा है हमें, कोट थीटा का पूछा है, तो दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए दोनों को घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कितना बन गया 2 कोट थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी 3/2, और यहां से 2 नीचे आ जाएगा तो 3/4 का मतलब कितना होता है 0.75। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तो पूरे शटल कॉक की ऊंचाई अगर 7 सेंटीमीटर है तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए शटल कॉक क्या होती है, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में चिड़ी बोलते हैं, ठीक है सर। इस तरीके का होता है, यहाँ पे कॉक होती है और इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ पे पंखुड़ियां लगी हुई होती है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है यहाँ पर, ये अर्धगोला है और ये क्या है फ्रस्टम है। तो इसका बोला है, इसने क्या बोला है कि इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस है, इसका टोटल व्यास दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास कितना है 5, तो मुझे बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और एक जो इसका बाहरी है, ठीक है, इसका व्यास कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्लियर। इसकी टोटल ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे ये गोला है, ठीक है, अर्ध गोला है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी 1 होगा। तो बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 7 में से 1 हटा देंगे तो 6, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 6 हो गई। अब आपसे पूछा है इसका टोटल जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो इसका तो देखिए बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो इसका अर्ध गोला है तो इसका कितना हो जाएगा 2πr², r की वैल्यू तो 1 है तो 2π हो गया। यहाँ फ्रस्टम का कितना होता है पाई r प्लस r इंटू एल। आर क्या है कैपिटल आर, जैसे यहाँ पे दे रखा है कैपिटल आर की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू 1 दे रखी है आपको। अब आपको देखिए यहाँ पे तीर की ऊंचाई निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है इस लेंथ की, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी। तो यहाँ मुझे बताइए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 1.5, ये 1.5 हो गया। और यहां से टोटल हाइट कितनी है 6 है, तो यहां से टोटल हाइट 6 है और इसकी जो त्रिज्या यहाँ पे जो लेंथ बचती वो कितनी हो गई 1.5। क्लियर है। तो यहां से आप इसकी जो लेंथ है स्लांट हाइट है वो निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, 225 होता है तो 2.25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया √38.25
25। क्लियर है? तो रूट 38.25 हो गया। तो देखिए रूट 38.25 किसका हो जाएगा? रूट 38.25 इसका निकालना है। तो लगभग किसका आ रहा है? देखिए यहां से आप या तो वैसे भाग विधि से निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट अगर सोचना चाहो तो इस तरीके से देखिए लगभग कितना आएगा। ये सचिन का 36 है, तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, अपन लेते हैं 36, तो ये लगभग देखिए इतना आएगा 6.18। ठीक है, ये ले लेते हैं 6.18। फिर देखिए यहां से इसकी लेंथ आ गई, तो यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन, यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखिए पाई आर प्लस आर, तो रेडियस देखिए 2.5 है और ये 1 है, तो 3.5 हो गया। तो 3.5 हो गया इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 6.18। ठीक है, 6.18। तो 6.18 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 21.64। ठीक है, 21.645। तो ये हो गया इसका एरिया, फ्रस्टम का एरिया हो गया। ये किसका हो गया? अर्धगोले का हो गया। तो टोटल बताना है, तो टोटल एरिया बताना है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा? यहां से 21.64 पाई प्लस 2 पाई, तो यहां से पाई कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 21 और 2 23, तो 23.64 पाई। ठीक है, ये हो गया। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट कर दीजिए, 23.64। तो जब इसको गुना करेंगे तो लगभग आएगा ये 74.29। ठीक है, ये लगभग इसके आसपास आएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिए गलत दे रखा है, ये 80 नहीं आएगा इसका आंसर। अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे रखी है, अगर हम इजीली अगर मल्टीप्लाई करके निकालें तो ये नहीं होगा हमसे क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम एडजेक्टिव लेते हैं, इनका जो डाटा है ये आगे जाता रहेगा, इस तरीके से रूट का निकालेंगे। तो एग्जैक्ट लेते हैं तो वो लगभग इसका 74.39। ठीक है, इस तरीके से 29 समथिंग आएगा, 29.3 है। तो इसमें ये आ रहा है। अगर हम 3.14 ले रहे हैं तो 74.26 भी आ रहा है इसका आंसर। तो अगर हम एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं तो आंसर तो 74.30 होगा। ठीक है, और अगर हम 3.414 लेके चल रहे हैं तो आंसर ये होगा 74.29 के आसपास। ठीक है, वो करके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी डिपेंड कर रही है यहाँ पे। अगर 3.14 पुट करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसपास दे रखा है, तो 29 और 30 बहुत ही पास दे रखा है। तो इसमें आंसर बता नहीं सकते अपन, और बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिक्स डाटा नहीं है। ठीक है, पॉइंट में चलता जा रहा है, तो या तो इसके आसपास आएगा, तो लगभग ये 74.30 के आसपास आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप देखिए एग्जैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे रखी है, यहाँ पे डाटा बहुत पास है, तो हम तो ऐसे बिना कैलकुलेटर के तो निकाल नहीं सकते। तो आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम में तो सबसे पहले जैसे कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। अगर आप बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। बाकी आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए छोड़ना बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन लगभग अगर आप एग्जाम में करोगे तो ये 3 से 4 मिनट ले लेगा अगर आप कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट निकालना है, फिर 3.5 को 6.18 समथिंग इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर एग्जैक्ट निकालना है, फिर यहाँ पे सोल्व करोगे तो फिर भी ये बहुत ज्यादा आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बहुत ही मिसमैच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपए है, 370 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए कोई व्यक्ति है वो 10% के लाभ पर बेचता है और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 440। यानी 440 किसकी वैल्यू है? 10% लाभ पर बेचने के बाद। कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो लाभ 10% होता है, 10 रुपए का लाभ होता है, 110 की वैल्यू है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए आप यहाँ से, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 400। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 400 हो गया, इसने बेचा है 370 रुपए में। बताइए यहाँ से कितने का लॉस हो गया उसको? 30 रुपए का लॉस हो गया। कितने पे? 400 पे इंटू 100। ठीक है, तो यहां से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 2/4 बचेगा, यहाँ 7.5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, एक संख्या 1.6 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने बताया था क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर टाइप रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम छोड़ते चलेंगे, क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन करना है, वरना क्या होगा देखिए वीडियो की 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और उसमें क्या है देखना मुश्किल होता है बच्चों के लिए।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रतिवर्ष औसत वेतन है वो 2001 से 2006 के दौरान कितना होगा, आपको एवरेज बताना है सीधा सीधा। 2001 से लेके 2006 तक, 2001 से लेके 2006 तक कितना औसत वेतन है, कितनी सैलरी है, आपको सैलरी दे रखी, टोटल निकाल लीजिए यहाँ से, और कितने हैं 3 और 3 6 साल के, तो एवरेज निकल जाएगा। यहाँ से जोड़ लीजिए, देखिए 0 0 3 2 5 5 5 10 10 6 16, हासिल 1 2 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 5 21, तो 216 डबल 0, और कितने हैं टोटल 6, तो 6 में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 3 18 और 6 6 का 36, तो ये एवरेज आ जाएगा इसका। क्या किया हमने, टोटल निकाल लिया, टोटल के नीचे नंबर शो, तो कितने टर्म चाहिए, तो एवरेज वही होता है। यहाँ बोला है कि वह दिन ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है, इससे अधिक है, ठीक है, जितना अधिक है उतना ही क्या है, ये यहाँ से कम है, ये जितना अधिक है, जो भी भिन्न है मान लीजिए अक्स है, वो 4/7 से जितना अधिक है उतना ही वो 5/6 से कम है। तो यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस इक्वल है, जो यहाँ पे इस 4/7 और अक्स का डिफरेंस और अक्स और 5/6 का डिफरेंस क्या है, वो इक्वल है, यही तो दे रखा है इसने। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इससे अधिक है तो अक्स माइनस 4/7 ये डिफरेंस होगी, ये किसके इक्वल होगा, इसके डिफरेंस से। इसने बोला है अक्स 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है, तो 5/6 से अक्स कम है, यानी 5/6 क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, दोनों को इक्वल कर दीजिए, अक्स उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 4/7 इधर आ जाएगा, यानी 5/6 प्लस 4/7, तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 7 5 35 और 6 चौका 24, 35 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 7 42, ठीक है, ये 2x का वैल्यू आ गया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 59 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा तो 84, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री से है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 5 है, तो x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। पहला तरीका, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा इस टाइप के क्वेश्चन में, और जब भी आपको दे रखे देखिए 0 से 90 डिग्री में, तो ऑप्शन मेथड आप चूज कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट करके देख लीजिए, 90 डिग्री पुट करके देख लीजिए, 45 डिग्री पुट करके देखिए, अगर सेटिस्फाई हो रहा है यानी 5 आ रहा है इनको पुट करने के बाद, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो वो तरीका अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बता देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x को अलग लिख दिया, एक बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 5, तो यहाँ से sec स्क्वायर x कितना आ गया, ये एक उधर जाएगा तो 4 बन गया, यानी sec x कितना आ गया 2, sec x अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी आप ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दोनों का सम 5/6 है, एक 3/4 है, तो दूसरी आ जाएगी ये वाली हो जाएगी। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 10, 4 तिया 12 9, 1/12। तृप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 161 रुपए में बेच दिया। 175 रुपए में उसने खरीदा, ये तो कॉस्ट प्राइस होगी, 161 रुपए में उसने बेच दिया, कितने का लॉस होगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 5, 14 रुपए का लॉस हो गया, 14 रुपए का लॉस हो गया 175 पे इंटू 100, 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100, 25 घंटे 200 होता है, 25 साथ 175, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 8% का लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीदकर 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सीधा सीधा बोला, देखिए कॉस्ट प्राइस से 25% का लाभ पर बेचा है, या तो आप डायरेक्ट निकालिए, 60 का 25% कितना हो गया, 25 की 150, 15 रुपए हो गए, तो 60 रुपए की वस्तु पर 15 रुपए प्रॉफिट पे कमा के वो बेचा है, तो कितने रुपए में बेचेगा वो 75 रुपए में। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, क्लियर। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया सवाल, तो लास्ट जो हमने शिफ्ट करी थी उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए इसने बोला है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक लंबी ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को करती है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी डिस्टेंस प्लेटफॉर्म और ट्रेन की, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो कितनी है 54 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, तो सबसे पहले आप 54 को क्या कर लीजिए
तो 54 किलोमीटर पर हो रहे हैं, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 या 54 यानी कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 42 सेकंड। ये 42 सेकंड। तो मुझे बताइए एल कितना आ जाएगा, 15 को 42 से गुना करेंगे, 15 चौक 60 यानी 630। तो 630 में से 150 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 480। नेक्स्ट देखो, क्रिस पार्थिव से एज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एज रिलेटेड टॉपिक से। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्रिस है वो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। पहली क्वेश्चन होगी, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना। 8 वर्ष पहले ये हो गया क्रिस, 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने। तो पार्थिव कितना होगा, 8 साल पहले इतना, तो पार्थिव की उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा था। तो ये हो गया दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, जो पूछा है वो निकालेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 3k - 24 इक्वल टू 2p - 16 प्लस 10, ये होगा। तो यहां से देखिए 3k - 2p इक्वल टू, ये कितना हो गया, 16 घटाएंगे तो -6 आएगा, और यहाँ पे 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी तीसरी। तो देखिए वैसे इक्वेशन दूसरी है, इसको सिंपली करके हमने तीसरी इक्वेशन दे दी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे और हमें क्या निकालना है, क्रिस की निकालना है। तो देखिए k माइनस p की वैल्यू कितनी है, -5। ये दूसरी इक्वेशन, इसी को मैंने लिख दिया है। यहां से देखिए सोल्व करना है तो हम क्या निकाल लेंगे, क्रिस का निकालना है। तो यहाँ से p को हटा देंगे, 2 से गुना कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन को, 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10, ठीक है। तो यहां से देखिए घटा दीजिए इनको, तो यहां से घटाएंगे तो ये प्लस का बन गया, यहां से किया गया, और यहां से 10 और 18 कितना हो गया, 28। तो क्रिस की एज कितनी है, 28, ये वर्तमान में। नेक्स्ट देखो, ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट है 1 से 2 बजे के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। जर्मन सिल्वर के किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते, ठीक है, कॉपर और जिंक, इनका रेशियो कितना है, 17:7। जबकि निकल से जस्ते का अनुपात, निकल और जिंक का, ठीक है, तो निकल और जिंक का अनुपात कितना है, 4:3। यानी अगर ये 3 है, ये अगर 3 है तो निकल का कितना होगा, 4:3। तो ये होगी। आपसे पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक टू निकल, कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों का पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जिंक का देर का, इसका 3 है, इसका 7 है, तो दोनों को सेम कर दीजिए। दोनों को सेम करने के लिए इसको तो 3 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे 7 है तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 51। यहाँ पे 7 ये 21, और यहाँ से 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28। तो किसमें है ये 51, 21, 28। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, सभी को जोड़ दीजिए तो वही इसका आंसर होगा। जितने भी हैं देखिए, ए पार्टी में साउथ में इतने हैं, ईस्ट में इतने हैं, वेस्ट में इतने हैं, नॉर्थ में इतने हैं, कैंडिडेट हैं इतने। तो ये टोटल कैंडिडेट आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है टोटल कितने कैंडिडेट थे, आपको सभी को इनको जोड़ना है तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी सवाल है। यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। जी बिल्कुल सही है। अगर कोई स्क्वायर है एक, अगर उसकी 1 यूनिट आपको जो लेंथ दे रखी है, ठीक है, उसकी साइड है, वो अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 1 ही होता है। तो ये हमेशा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमेशा। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर अगर 196 है तो एक का मान कितना हो गया, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये हो जाएगी इसकी साइड। देखिए लास्ट टाइप में भी, लास्ट जो हमने एक वीडियो क्लास में की थी, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, और उसमें मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक से भी बताया था और ट्रिक भी बताया था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि हम आज ट्रिक ही यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए यहां से बोला है कि जो भी ये इक्वेशन दे रखी है, इसको x+3 से विभाजित किया जाता है तो -1 शेष बचता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इक्वल 0 करेंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 को यहां पुट कर देंगे तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। -3 पुट कर दीजिए, x² यानी 9। यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो -3a + b इक्वल टू, और जो इक्वल किसके करना है, अगर ये कंप्लीट विभाजित होता तो 0 करते, यहाँ पे शेषफल बचा है तो माइनस, ये पहली इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल टू कितना रिमाइंडर बचता है 39। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो देखिए पहली इक्वेशन तो क्या बन गई, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं अपन, b माइनस 3a इक्वल टू, जब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा, माइनस 10। यहाँ पे क्या बन जाएगा 3b, ये बन जाएगा 3b प्लस a इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो कितना बन गया 30। हमें निकालना क्या है, a और b निकालना, यानी अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी संख्या को ले लीजिए, यहाँ पे b है तो यहाँ पे आप 3 से गुना कर दीजिए सभी को। देखिए यहाँ पे 3b है तो सभी को 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और यहाँ पे ये बन गया। सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए सभी संख्या को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा 9 और माइनस है तो माइनस का 10a इक्वल टू माइनस 60, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 6। a की वैल्यू 6 आ गई। a की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो देखिए उधर जाएगा 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच गया 24, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, b की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई, a प्लस b पूछा है, यानी 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की लंबाई कितनी थी। क्लियर। तो देखिए एक टावर आपको दे रखा है, एक टावर है और ये जमीन होगी, ये प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म बोला है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है 7 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक, ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, ये टावर है। ठीक है, और इसने बोला है कि प्लेटफॉर्म से शीर्ष का, जो शीर्ष का है, इसका टावर का शीर्ष है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, ये टावर है और यहाँ पे क्या है प्लेटफॉर्म, इसके बीच की दूरी कितनी है 50√3, कितनी है 50√3, ये टोटल डिस्टेंस है 50√3। तो टावर की लंबाई क्या होगी, तो मुझे बताइए। यहाँ से देखिए जब भी आप ये ध्यान रखना, आपको देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पता होगा ये चीजें, अगर नहीं पता है तो देखिए अगर यहाँ पे हाइट h है और ये एंगल 30 है, ठीक है, तो 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये हाइट का हमेशा h√3 होगी, √3 गुना होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपको हाइट दे रखी है और 30 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री के पास वाले जो साइड है वो हमेशा √3 गुना होगी हाइट का। अगर उल्टा दे रखा है, देखिए अगर इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे h है और यहाँ पे अगर 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रहा है, तो 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइट का क्या होगी 1/√3। ठीक है, हाइट बाई √3 होगी, तो ये वाली साइड होगी। तो जब भी 60 डिग्री के पास वाले हमेशा √3 का भाग देंगे और अगर 30 डिग्री है तो √3 से गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के पास में क्या है 50√3, यानी यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, देखिए ये वाली लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी आ गई 50। अगर ऐसे नहीं सोचे तो देखिए इस तरीके से देख लीजिए, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाली क्या होगी 60। मैंने बताया 60 के पास वाली साइड क्या होती है, हाइट का हमेशा क्या होती है, हाइट में √3 से डिवाइड करते हैं। हाइट कितनी है 50√3 है, तो 50√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50। ठीक है, तो ये हाइट कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई 50, और यहाँ पे ये कितनी थी 7, ये कितनी थी 7। तो टावर की लेंथ पूछी है तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से 57 मीटर। तो आंसर इसमें 57 मीटर आएगा, 25√3 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आंसर आएगा 57 मीटर। नेक्स्ट देखिए मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, √ab, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल हमेशा a इंटू बी करके इसका रूट लगा दीजिए। तो देखिए 98 इंटू 2 है, इसका क्या हो जाएगा 98 इंटू 2 कितना होता है 196 का रूट, 196 का रूट किसका होता है 14 का होता है, तो आंसर हो जाएगा 46। 24 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट निकालिए। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो देखिए स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर क्या आ सकता है 8 आ सकता है, या तो 8 होगा या 2 होगा। जैसे आपने पता कर लिया, लास्ट के 2 डिजिट काट दीजिए, बचे कितने 46। अब ये देखिए 46 किसके स्क्वायर के बीच में है,
तो किसके बीच में है? सचिन का 36, 7 7 49, यानी 6 का स्क्वायर और 7 7 49 के बीच में है। ठीक है, 36 और 49 के बीच में, तो जो कम होगा वो लेंगे अपन। तो या तो देखिए ये ले लिया डिजिट, और यहाँ पे या तो 62 होगा या 68 होगा। अब देखिए 62 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 68। अगर यहाँ पे देता 62 और 68 दोनों में से देता, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 72 की जगह 62 दे दिया होता, तब यहां से अगर देखते तो देखिए क्या करते हैं अपन, 6 और 7 को गुना करेंगे, 6 7 42। अगर ये 42 है, 42 से अगर ज्यादा है 46, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका? 68। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 68। देखिए पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। पाइप एंड सिस्टम से है कि पाइप ए, बी और सी है वो एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा पाइप है वो 10 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप वो 6 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए, यानी टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 10 और 6 का, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है? तो यहां से कितना आ गया? देखिए ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 10। अब इसने बोला है कि खाली टंकी है उसमें 3/5, टोटल कैपेसिटी का 3/5, तो 60 लीटर था, उसमें 3/5 अगर उसमें भरा हो 3/5 हिस्सा है वो भरा होने पर एक साथ खोला जाता है। तो देखिए 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो बचा कितना? अगर मान लीजिए ये टोटल कितनी है, ये टंकी है आपके पास, इसमें 60 लीटर आ सकता है पानी। इसने बोल दिया है 3/5 भरा हुआ है यहां तक, ठीक है, ये 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। तो देखिए 60 का 3/5 हिस्सा कितना हो गया? यहाँ से 60 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 12 या 36, तो देखिए 36 लीटर तो भरा हुआ है। बाकी का अब इसे भरना है, तो इसमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। या आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि टोटल 60 है, 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, कितना बाकी बच गया 3/5 में से? तो 5 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, तो दो हिस्से बच गए, तो 2/5। देखिए 3/5 है, कि अगर टोटल 5 है, 5 लीटर है, 5 लीटर में से 3 लीटर भरा हुआ है, तो बचे कितने? 2 लीटर, तो 2/5। तो ये हिस्सा बनना है हमें, तो 60 × 2/5 बनना है। तो देखिए यहाँ से ये हिस्सा बनना है। अब भरेगा कौन? यहाँ पे देखिए 15 और 6 21, ठीक है। ये 21 लीटर तो भर रहे हैं ए और बी, ए और बी 21 लीटर भर रहे हैं, और तीसरा है सी, वो क्या कर देता है? वो 10 लीटर खाली कर देता है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? दोनों तो 21 लीटर भर रहे हैं, ये तीसरा है वो 10 लीटर खाली कर देता है, यानी 11 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। तो 11 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में, टोटल इतना भरना है, तो यानी 11 लीटर से भरेंगे तो कितना लग जाएगा? यहाँ से 24/11, तो इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन क्या है? तो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मास, जो मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस कंप्लीट को सोल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे, देखिए ये कितना आ गया? माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 9 आ गया। 9 से फिर काटेंगे तो 3 आ गया, तो ये वाली पूरी टर्म 3 आ गई। फिर यहाँ पे ऑफ हो गया, तो -3 को 3 से गुना करेंगे तो -9, ठीक है। यहाँ पे प्लस का माइनस और माइनस का 4 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -4 और -9, माइनस का 13। तो 78 बाई -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में पूछा गया था, अब हिंदी में और इंग्लिश में देखिए यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। जो इंग्लिश में दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, और हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या कर दिया इसने? -18/2। अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 9। अब जैसे इसने बोला इसको तो हमने सोल्व कर लिया कंप्लीट को। अब 9 × -4 करेंगे, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था? 9 × 3। क्वेश्चन तो था 9 × 3 करने का, और इसने क्या लगा कि यहाँ पे पहले -4 लिख दिया, तो ये गलत है, ठीक है। जो हिंदी में क्वेश्चन दिया है वो गलत है अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो। बाकी इंग्लिश में दिया हुआ है वो क्वेश्चन सही है। सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछा गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स हैं, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है इस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपए है। समान अवधि के लिए ब्याज के समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा?
क्लियर। सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। अब मुझे बताइए कितना ब्याज दे रखा है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5250। अब इफेक्टिव रेट क्या होती है वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तो अगर किसी स्टूडेंट को सीखना है तो लास्ट क्लास पहले देखें। देखिए यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 5 किया 15%, तो 15% की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 15% की वैल्यू 5250 से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास। क्लियर। तो यहाँ से 15% की देखिए, यहाँ से सोल्व करेंगे 15 से काटेंगे तो 15 × 45, 7 बच गया 15.75, तो कितना आ गया यहाँ से 35,000। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 35,000। अब इसका निकालना है आपको, क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज सेम समय के लिए। आपको रेट कितनी दे रखी है 5% और टाइम कितना दे रखा है 3 साल। तो आपको अगर चक्रवर्ती आपने ब्याज पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, तो आपके पास इफेक्टिव रेट आपको पता होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट क्या होती है 5% के लिए 15.7625। कैसे निकालते हैं वो एक बार बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है 3x और x3। यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। देखिए x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या है रेट है 5% है तो 15, यहाँ पे 25 × 3 75, यहाँ से 5 का क्यूब 125, 2 डिजिट ही रखना है तो ये एक हासिल में चला जाएगा, कैरी में चला गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं तो 15.7625। तो ये हमेशा याद रखना 5% के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होती है 15.7625। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर आपको 10% के लिए पूछा जाए कि 10% के लिए 3 साल 10% के इफेक्टिव रेट से 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज की जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी 33.1%। ये 2 रेट हमेशा याद रखना। क्लियर है। इसी टाइप जो रेट है 10% और 5%, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5% और 10% की फ्रैक्शन हमेशा, ये इफेक्टिव रेट हमेशा याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी इफेक्टिव रेट कितनी है 15.7625। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल तो कितना है 35,000। ठीक है। 35,000 आपके पास प्रिंसिपल है, इसका आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 15.7625, इतना परसेंटेज निकाल लीजिए तो यही क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। ठीक है निकालने का। बाकी आप वैसे करेंगे तो वो भी कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। 21 जैसे मान लीजिए वो तरीका लगाएंगे आप, फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएंगे तो 20 से 21 20 से 21 तरीके से फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, तो आपको वो पता होना चाहिए कि 21 का क्यूब वगैरह। ठीक है। तो यहां से देखिए आपको अब आपके पास क्या आ गया 35,350 × 15.7625 ये आ गया। इसको सोल्व करना है तो अभी यहाँ पे देखिए मैं सिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं। अगर आपसे इस टाइप के अगर पॉइंट में दे रखा है तो आपको बड़े से बड़ा कोई भी मल्टीप्लाई दे रखा हो अगर, तो आप कैसे करेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, वो आपको एक बार सिखा देता हूँ। चाहे आप कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसी भी तरीके का मल्टीप्लाई हो, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहां से देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको देखिए यहां पे करना है 15.7625 को 350 से। ठीक है। मैं 35 से गुणा कर देता हूं, फिर लास्ट में अपन 10 से और गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो मैं 35 से गुणा करना बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से गुणा कीजिए। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, 25 का 5 हासिल चली जाएगी तो। ठीक है। तो ये 25 हो गया। फिर क्या होगा देखिए ये तो आगे जाएगा और ये इसका पीछा करेगा। देखिए 5 है, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, तो ये तो 12 हो गया। फिर जो 3 है वो इसका पीछा करेगा, तो जैसे 5 बच गया तो 5 से कौन गुणा होगा 3, तो 5 या 15। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 और 15 कितना हो गया 15 17 और 27 हो गया। 27 का 7 हासिल चली जाएगी 2, ये आ गया। अब जैसे 2 से गुणा कर दिया तो अब 5 का आगे जाएगा, 6 से गुणा होगा तो 6 पंजे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32। अब 32 को 32 ये हो गया 32। अब ये 3 है इसका पीछा करेगा, तो 3 है वो किससे गुणा होगा 2 से। ठीक है। तो 3 2 से होगा 3 दूनी 6, 32 और 6 38, 38 का 8 हासिल चली जाएगी 3। फिर 5 है वो 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 है 35, 35 और 3 38। ठीक है 38। फिर 3 है वो 6 से गुणा होगा, 6 3 18, तो 38 और 18 40 और कितना हो जाएगा 56। ठीक है। तो 56 का 6 हासिल चली जाएगी 5। फिर 5 है वो 5 से गुणा होगा 25, 25 और 5 30, और फिर इसका पीछा करेगा 3, तो 3 है वो 7 से गुणा करेगा तो 7 या 21, तो इसको जोड़ेंगे 30 और 21 51, तो 51 का 1 हासिल की 5। फिर 5 है वो आगे गुणा होगा 5 एकम 5, 5 और 5 10, ये हो गया 10।
ये 3 है, इसका पीछा करेगा तो 5 दिया 15, तो 10 और 15 25, हासिल चली जाएगी 2। फिर लास्ट में कौन बचा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 5 से तो गुना कर दिया, 3 बचा, 3 को गुना करेंगे 3 1 से, तो 3 एकम 3 और हासिल जोड़ेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 551 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आप लगा सकते हो। तो 55 16 ये आ गया, और यहाँ पे 10 की और गुना करना है तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो कितना आ गया 55 16.875, तो इस तरीके से आगे चलता जाएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर देखिए आप यहाँ से इतना भी कर लेते, अगर इतना भी कर लेते तब भी आपके पास समझ में आ जाता है 68 कहाँ पे है, ये रहा 68, तो ये आंसर होगा। तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट निकाल सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। और इस तरीके से एग्जाम में देख सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए, रेखीय समीकरणों x + 2y और ये दे रखी है, दोनों का हल की संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि दोनों संख्या जो दोनों इक्वेशन है वो कौन सी है। तो यहाँ तो दे रही है x + 2y = 8 और ये दे रखा है 2x + 4y = 16। तो देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो x + 2y = 8, ये तो बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो यहां से देखिए दोनों इक्वेशन क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। यहां से क्या हो गया, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम हो गई। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, क्लियर है। तो अगर दोनों इक्वेशन पैरेलल है तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो कितने आएगा, इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 0 आएंगे, क्लियर। तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, जी। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, इसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये दे रखा है आपने। और इनका आयतन है, जो शंकु का आयतन है 1/3 पाई r²h। ये शंकु का आयतन है वो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो अर्धगोला का आयतन कितना हो गया, 4/3 यानी 2/3 पाई r³। इसके मान लेते हैं अपन रेडियस कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा है इनकी त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा, तो मुझे बताइए r की वैल्यू कितनी दे रखी है, h है, यानी h की वैल्यू r है, h की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, h की जगह आप r पुट कर दीजिए। h की जगह r पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 तो है और 1 और बन जाएगा, यानी 3 हो गया, ठीक है। यहां से 3 से π/3 से π/3 करके π/3 से, तो आपसे शंकु और इसकी रेडियस का पूछा है, तो r/3 का क्यूब बन गया, यहाँ से इक्वल टू ये क्या बन गया 2/1 ये बन गया। तो r/r कितना आ जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पे, 2/1 का क्यूब रूट। टीचर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट तो क्या होता है 1 ही होता है, यानी 2 का क्यूब रूट अनुपात, क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाटा इंटरप्शन से है, आपसे बोला है कि यदि 2009 में मोटरसाइकिलों के रंग के अनुसार टोटल बिक्री कितनी थी, 10,000, टोटल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में, हरे कहाँ पे है, ये रहा ग्रीन, तो ग्रीन है 8%, हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितने अधिक बेची गई, तो इसकी तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितने अधिक बेची, तो यहाँ पे 8% बेची थी, यहाँ पे 10% बेची थी। तो बताइए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2% का, तो 2% अधिक बेची गई, तो 10,000 का 2% कितना होता है, 200। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। देखिए एक तो सूर्या है, ठीक है, और एक रम्या है। इसने बोला है कि सूर्य है वो रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, कि अगर रम्या 1 यूनिट काम करेगी तो सूर्य 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाला समय लिया जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है, और ये क्या करता है 40 दिन कम लेता है, ठीक है। इसने टाइम का डिफरेंस दिया है, यदि ये मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे आपको देखिए, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट बताया था कि अगर यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अनुपात टाइम का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो अगर आपको एफिशिएंसी दे रखी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 3:1 दे रखा है तो 1:3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से देखिए इनका टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 दिन दे रखा है, और यहां से इनका टाइम का डिफरेंस कितना है 3 - 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 दिन। तो जो सूर्य है वो तो 20 दिन ले रहा है कंप्लीट करने में किसी काम को, और जो रम्या है वो 3 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो जो रम्या है, ठीक है, जो रम्या है वो कितना ले रही है 60 दिन, तो रम्या 60 दिन ले रही है, सूर्य 20 दिन ले रहा है। आपसे पूछा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क निकालना है। देखिए पूरे कंप्लीट काम को करने में कंप्लीट काम कितना हो जाएगा, ये 20 दिन ले रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट, 20 इंटू 3, या यहाँ से भी निकाल सकते हो 60 इंटू 1, तो टोटल वर्क हो गया 60। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4, तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करेंगे, तो टोटल 60 यूनिट है, तो कितना दिन लगेगा इसको 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 4 और 2 का स्थानीय मान है। लास्ट ट्रिप में पूछा गया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। देखिए वहां पे 5 दे रखा था, यहाँ पे 5 था, इस तरीके से सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 का प्लेस क्या हो जाएगा, 0 0 0 लगा दीजिए, तो कितना हो गया 40,000, और 2 का प्लेस क्या है 2 ही है, तो 40,000 में से 2 घटा दिए 39,998। लालू और बालू की आयु का अनुपात कितना है, 1 अनुपात, ये लालू है ये बालू है, इनकी रेशियो कितना है, इनका आयु का जो एज का रेशियो है वो 1 अनुपात 2 है। 7 वर्ष बाद इनके 7 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 3 अनुपात 5। बड़े व्यक्ति की एज बतानी है, तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस तो आपको दे रखा है और यहाँ पे इनको डिफरेंस सेम करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अलग अलग है। तो जब भी आपको अगर इनका डिफरेंस सेम करना है, यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम करना है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2 का, तो इससे तो यहाँ पे गुना कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का, तो ये यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, तो जो नया रेशियो क्या आ जाएगा 2 अनुपात 4, और यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 3 अनुपात, ये आ गया। अब मुझे बताइए, देखिए 2 से 3 हो गया, 4 से 5 हो गया, 1 का बटा, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, तो यहाँ तो 1 का बटा है, यहाँ पे कितने बोला है 7 वर्ष, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7 वर्ष। क्लियर है, तो बड़े व्यक्ति के बोला है, बड़ा व्यक्ति कौन है ये वाला, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। नेक्स्ट देखो, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, ठीक है। देखिए आपसे बोला है, देखिए इसने बोला है कि किसी त्रिभुज का आधार है, ठीक है, आधार है उसका उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, क्षेत्रफल समान दे रखा है, तो एक तो ट्राइंगल है और एक आपको दे रखा है पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार होगा। मैं मान लेता हूं आधार को a मानते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं आधार क्या है a है, और इसकी ऊंचाई कितनी है h1, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है ये वाला, इसकी हाइट में मान लेता हूं h1 है, और इसकी जो बेस है वो है a, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो इसका एरिया तो ये हो जाएगा। अब इसने एरिया सेम दिया है पैरेललोग्राम का, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें इसने बोला है कि जो इसका आधार है वो इसके ट्राइंगल है उसके आधार से दुगना है, इस तरीके से बोला है या उल्टा बोला है। देखिए इसने बोला है कि जो पैरेललोग्राम का आधार है उससे आधा है त्रिभुज का, तो इसका दुगना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, बेस 2a, और इसकी हाइट कितनी होगी, जैसे मान लेते हैं अपन s2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट होता है, तो 2a इंटू s2 ये होगा। अब आपसे पूछा है कि इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, तो देखिए a से तो a कट जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा पलट के, ये h2 इधर आ जाएगा, तो h1/h2 कितना आ गया 4/1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/1। नेक्स्ट देखो, सीता की बाल्टी की धारिता जो कैपेसिटी है वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है, ठीक है, एक सीता है और एक रामू। रामू की बाल्टी की कैपेसिटी जैसे मान लेते हैं कि रामू की बाल्टी है वो 1 लीटर पानी भरती है, और सीता की जो बाल्टी है वो 3 लीटर पानी भरती है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। सीता एक खाली ड्रम को, कोई भी एक ड्रम है, उस खाली ड्रम को भरने में 60 बाल्टी का यूज करती है, ठीक है, 60 बाल्टी डालती है उसमें, तब वो क्या है वो ड्रम भरता है, जैसे ये ड्रम है, ठीक है, इसको भरने में वो 60 बार यूज करती है इस बाल्टी का। तो बताइए 60 बार अगर बाल्टी का यूज करती है, एक बाल्टी 3 लीटर पानी भरती है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है इस ड्रम की 60 बार करती है, 1 लीटर, एक बार बाल्टी में 3 लीटर पानी जाता है, तो कितना आ गया 180 लीटर। तो इस जो कैपेसिटी है इस ड्रम की वो कितनी है 180 लीटर। इसने बोला है कि यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी को भरना होगा, ठीक है, कितनी बार बाल्टी भरना पड़ेगा, तो उसमें डालनी कितनी होगी बाल्टी वो पूछा है। तो देखिए सीता है वो एक बारी में 3 लीटर भरेगी, और राम है वो एक बारी में 1 लीटर भरेगा। अगर दोनों ही एक साथ भरते हैं तो एक बार में कितना भरेगा वो 4 लीटर, ठीक है, तो एक बार में 4 लीटर पानी डालेगा, तो टोटल कितने हैं 180 लीटर है, एक बार में 4 लीटर पानी डालेंगे तो कितनी बार हो जाएगा यहाँ से 45 बार, तो 45 बार अगर पानी डालेंगे तो भर जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि ए एंड बी है वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी हैं वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ता है। जैसे यहां से क्या होता है कि ए और बी काम करता है, वो कुछ दिन काम करता है, जैसे मान लेते हैं एक्स डेज काम करता है, फिर इसके बाद में ए छोड़ के चला जाता है। जैसे काम खत्म होने वाला होता है तो वो काम छोड़ के चला जाता है। उस काम में कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाते हैं? 16 दिन। तो मुझे बताइए ए तो छोड़ के चला गया, बचा कौन? बी। ठीक है, तो बी बचा। यहाँ पे अक्स डेज लिया तो यहाँ पे कितना लेगा? बचा कितना दिन? 16 माइनस अक्स, तो ये बी डेज बी व्यक्ति लेगा, तो ये इतना लेगा। यहां से उसने बोल दिया कि ए प्लस बी है वो 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। यदि अकेला ए इसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए है वो 21 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया? तो यहां से आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू पूछिए 16 माइनस अक्स, ये काम खत्म होने से कितने दिन पहले वो छोड़ के चला गया। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से अक्स निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। यहाँ से 21 इंटू 12, तो यहाँ से 21 चौक 84, टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 82 और यहाँ पे 21 चौक 84, यानी ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? तो टोटल वर्क आपके पास कितना है? 84। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी है वो अक्स डेज काम करता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो कितनी है? 7 है। तो 7 की एफिशिएंसी से अक्स डेज काम किया, ये इतना काम कर लिया, प्लस 16 माइनस अक्स बी ने काम किया तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से 16 माइनस अक्स डेज तक इसने काम किया, तो ये टोटल काम हो गया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 84। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 7x में से 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। और यहाँ पे 48 आएगा, उधर चला जाएगा 84 माइनस 48। तो यहाँ से 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 21 और 4 12, 21 माइनस 12 कितना हो गया? 7। ठीक है, नहीं 8 और 1 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, काम खत्म होने से कितने दिन पहले वो छोड़ के चला गया। तो 16 माइनस अक्स डेज पहले छोड़ के चला गया है, तो 9 घटा दीजिए 16 में से, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7 डेज। तो 7 दिन पहले छोड़ के चला गया काम खत्म होने से। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन पे पूछा गया है। देखिए क्या पूछा है इसमें? 60/5 इंटू 16 माइनस ये है। तो देखिए सबसे पहले तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। 16 यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 4। 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12। फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगी, 5 चौके 20। ठीक है, यहां पे हमने गलती कर ली, देख दोबारा देख लेते हैं इसको कितना आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये तो कितना आ गया? टोटल 4 आ गया। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ गया। टोटल कितना आ गया? ये हटा के कर देंगे 12। ठीक है, ये 12 आ गया। यहाँ से 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 3 चौके 12, ये आएगा 3 चौक 12। अब देखिए 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 ये आया। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से तो 12। ठीक है, 12 आ जाएगा इंटू 4, तो कितना आ गया? यहाँ से 48। कितना आ जाएगा? 48। देखिए बोर्ड मास रूल लगाना आपको, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई एड और सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से। 60 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 से 2/9 को किस से गुणा करना चाहिए? तो जैसे मान लीजिए 40 संख्या आपको क्या प्राप्त करना है? 40, और इस संख्या में क्या किस संख्या से गुणा करना चाहिए? तो इसका देखिए आप सोल्व कर लीजिए इसको। तो 9 × 54, 55, 56, 56 डिवाइडेड बाई 9, इसको किस संख्या से गुणा करना चाहिए ताकि क्या बन जाए? 40 बन जाए। सोल्व कर लीजिए यहाँ से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 चौक 16, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 90/14। ठीक है, 90/14 यह है। यहाँ से कितना आ गया? देखिए 45/7, तो 7 × 42 और 42 और 3, तो 6 सही 7/3। आंसर आएगा 6 सही 3/7। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक, ए बी सी में ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। एक का एंगल बाइसेक्टर है वो आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर है एक का, वो सामने बीसी को डी पर मिलता है। ए बी आपको दे रखा है 8 दे रखा है, और बी डी कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सी डी कितना दे रखा है? 7.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है ए सी का मान कितना है।
क्लियर, ये वाली लाइन पूछिए। तो आपको देखिए एक थ्योरम पता होगी कि जो इनका रेशियो होता है बी और सी, जो एंगल बाइसेक्टर है वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो पास वाली साइड बनती है इनकी। ये वाले एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो बीसी है वो 8:x में डिवाइड होगा, या अलग तरीके से बोल दीजिए ये जितने गुना है, ठीक है, ये उतने ही गुना होगा। या ऐसे बोल दीजिए इनका अनुपात सेम होगा, जैसे 8/6 है और ये x/7.5, ये हमेशा इक्वल होगा इनका रेशियो। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए 7.5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8, ये 7.5 उधर चला जाएगी, डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 4 और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 25 यानी 0.5। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 चौक 100, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, अगर ये संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए x 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम का अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। देखिए आपसे दे रखा है x 4 4 4 1, तो देखिए ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम x + 4 + 5 यानी x + 5। ये ऑड प्लेस पे आने वाले विषम स्थानों पे आने वाले, और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम कितना है, 8। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी, यहां से माइनस हो जाएगा तो x - 3 इक्वल टू यहाँ पे 0 या 11, तो हम 0 रखते हैं, तो 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू उधर -3 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ ए बिलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको देखिए a दे रखा है, फर्स्ट टर्म 129 है और डिफरेंस कितना है आपके पास इनका, -9। तो आपके पास डिफरेंस दे रखा है -9। तो देखिए जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tn = फर्स्ट पद प्लस n - 1 इंटू जो होता है। अब इससे पूछा है कि वो टर्म बताइए जो नेगेटिव हो, यानी ये वाली टर्म्स क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 129 प्लस n का हमें पता नहीं है, वही निकालना है हमें, और d कितना दे रखा है, -9 ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -9 इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 129 - 9n, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 ये होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 138, तो 138 - 9n, ये क्या होना चाहिए, ये tn है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अब यहाँ से देखिए सोचिए, यहाँ से n की वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन मेथड से करें तो देखिए 16 पद, यहाँ पे 16 पुट करके देखिए n की वैल्यू अगर हम 16 पुट करेंगे तो 16 नामे कितना होता है, 144, 144। तो माइनस का ज्यादा है तो ये टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव। जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू 15 पुट करते हैं तो 15 नामे 135 होता है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमें पॉजिटिव नहीं निकालना, हमें क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव निकालना है। तो फर्स्ट नेगेटिव कहाँ पे आया, 16वें पद पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1560 रुपए की एक राशि है, 1560 रुपए की एक धनराशि है, इसको बांटना है ए बी सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में। इसने बोला है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग है वो बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, कि अगर बी को 2 रुपए मिलते हैं तो ए को 1 रुपए मिलेगा, 50% मिलेगा। बी को प्राप्त होने वाला भाग है वो सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी अगर बी सी को 5 रुपए मिलते हैं, सी को 5 रुपए मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे, सी को अगर 5 रुपए मिलते हैं तो बी को 1 रुपए मिलेगा। क्लियर है, तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इसको बी को 2 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलेगा, 10 रुपए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया इस तरीके से, कि अगर सी को 10 रुपए मिलेंगे तो बी को कितना मिलेगा, 2 रुपए, 20% हो गए। यहां से इनका रेशियो हो गया 1:2:3, इसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। पूछा क्या है, बी का, तो 1560 है, टोटल के नीचे टोटल कितना हो गया, 13 इंटू पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो 20 से गुना कर देंगे, 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो 12 दूना 24, 240 रुपए। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है, एक तो नानी है और एक लीलू है। ठीक है, इनकी एज का रेशियो कितना है, लंबाई का रेशियो कितना है, 4:3। यदि लीलू की लंबाई कितनी है, 1.2 है, यदि ले लो, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1.3, तो देखिए यहाँ पे कितने गुना है, 0.4, तो ये 0.4 गुना है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0.4 गुना होगा, तो 4 का 0.4 गुना कितना हो गया, 4 × 16 यानी 1.6 मीटर। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए है वो किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है।
बी है वो इसे स्वयं करने में बी, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है, तो बी है वो 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है वो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यदि सी और डी मिलकर इसे 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो डी को इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? अकेला डी अगर इस काम को करे तो कितना दिन लगेगा? तो डी की एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क निकालनी। तो यहाँ से सबसे पहले बताइए यहाँ टोटल वर्क क्या हो जाएगा? देखिए 15 है मैक्सिमम, इसका मल्टीपल देखेंगे तो जो सभी से डिवाइड है तो 120। तो यहाँ से 15 इंटू 120, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ गई 10, यहाँ पे 30 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 120 ये आ गई। अब मुझे बताइए यहाँ पे डी की एफिशिएंसी निकालना है हमें, तो ए और बी की एफिशिएंसी तो कितनी होगी? 25, टोटल कितनी होगी? 25। यहाँ से ए प्लस बी 25 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। तो अगर सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है तो डी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। तो टोटल वर्क 120 है, डी की एफिशिएंसी 3 है, तो अकेला काम करेगा 3 की एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, ठीक है, देखिए पूजिता है एक लड़की है पूजिता की 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु इतनी होगी, इसके 1/3, तो 1/3, 1/3 और वर्तमान वायु से 2 वर्ष बाद, तो P प्लस 2 वर्ष बाद की आयु के आधे, इसके आधे का योग 20 वर्ष है। इन दोनों का योग कितना है? 20 वर्ष ये बोला है, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो P/3 अलग अलग लीजिए, P/3 -1 प्लस P/2 प्लस 1 इक्वल टू 20। यहाँ पे -1 है प्लस 1 है, कट गया, इनको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5P/6 इक्वल टू 20। 5 से काटेंगे 5 के 20, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो P की वर्तमान आयु कितनी है? 24 साल। नेक्स्ट देखो 17 इंटू 29 है वो 493 होता है, तो 170 इंटू कितना होगा? यहाँ पे देखिए इस जीरो को तो यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट कितने 2 डिजिट छोड़ के हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट छोड़ के लगा दीजिए, 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो 4.9। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक पहिए का व्यास अगर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक टेबल बताया था, ठीक है, कि 7, 14, 21, 28, 35, 42। तो आप पेरीमीटर हमेशा याद करना, ये 44 के रेशियो में होता है, 44, 88, 132, 176, 220 और 264। तो मुझे बताइए 42 है अगर रेडियस, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 264। तो 264 परिधि है। परिधि का मतलब क्या है कि एक चक्कर में 264 लेंथ कवर करेगा, ठीक है, 264 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इतनी दूरी तय करेगा। आपको बताना है कि 792 देखिए यहाँ पे मीटर दे रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 00, और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 264। और आपसे कितना पूछा? ये चक्कर पूछा, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 26 तिया कितना होता है? 78 होता है, और 4 तिया 12, तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से जा रहा पूरा पूरा, तो कितना आ गया? 374, ठीक है, 374 करेगा। नेक्स्ट देखिए वापस से देखिए वही सवाल, लास्ट शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में पूछा गया है आज की क्लास में, तीनों शिफ्ट में पूछा गया, इसका वर्गमूल क्या होगा? देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 में तो क्या होता है? लास्ट यूनिट डिजिट या तो 5 आएगा, ठीक है, 5 आ गया, 2 डिजिट काट दिए। ये किसके बीच में है? 272 किसके बीच में है? ये 16 यानी 216 का स्क्वायर 256 होता है, 256 और 17 का 289, 256 और 289 के बीच में है, तो कम वाले लेना है, तो कितना हो जाएगा? 165। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, शांत दशमलव पूछना है। तो देखिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि शांत दशमलव कौन सी संख्या होगी जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसके हर में क्या हो, यहाँ पे अगर नीचे, ठीक है, नीचे कौन सी संख्या हो? 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, और इनका मल्टीपल चलता हो। अगर इनका फ्रैक्शन में अगर 3, 7, 6, ठीक है, 9, 3 का मल्टीपल हो रहा है, वो 12 हो गया, 11, 13, इस तरीके से चल रहा है, तो वो क्या होगी? अशांत दशमलव होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे तो 1/12, यहाँ पे 3 आ गया इसके अंदर, तो ये नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी।
यहाँ से 6×36 1/6 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ पे 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। 5×36 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। 9×4 36 तो नीचे फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा, तो ये होगा। रघु ने 66 रुपए के खिलौने को खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो बिक्री की मूल्य कितना होगा, कितने रुपए इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो डायरेक्ट आप बता दीजिए, यहाँ से 66 है, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, यानी 20 रुपए की चीज है, वो उसे कितने में बेचा, उसने 23 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 33, 23 से गुना करेंगे 23×3 तो 6 हो गया, और 23×3 और 70 कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, 23×3 और 75, ठीक है, ये हो जाएगा 75, तो डिवाइडेड बाय 10 है तो कितना आ गया, 75.9। नेक्स्ट देखो, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीने का मतलब कितना हो गया, अगर इसे कन्वर्ट करना है वर्ष में तो 2 + 9/12। ठीक है, इसे अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 + 3/4, तो कितना हो गया, 11/4 साल। तो 11/4 साल में 732 रुपए हो जाती है, तो धनराशि क्या है, तो इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए यहाँ से। मैंने बताया इफेक्टिव रेट क्या होती है, रेट इंटू टाइम। तो रेट क्या होता है, रेट तो हो गया आपके पास 8%, रेट आपको दे रही है 8% और टाइम कितना है, 11/4 साल, तो 4 से करेंगे तो 22, तो 22% हो गई इसकी टोटल इफेक्टिव रेट। तो 732 ने बोला है कि वो धनराशि कितनी हो जाती है, 722 हो जाती है, यानी अमाउंट है। तो अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो 22% होगा, यानी 22 रुपये होगा। इसने बोला है अमाउंट, तो यानी 100 रुपए है, 22 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 122 रुपए, तो 122 की वैल्यू होगी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, धनराशि पूछा है, यानी 100 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। देखिए 12×3 = 72 और यहाँ से 6 दूनी 12, तो 6 बार जा रहे हैं पूरा पूरा, तो कितना आ जाएगा, 600। नेक्स्ट देखो, चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच में 6 साल का अंतर है। एक तो चार्ल्स है और एक श्रिया है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 साल का है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स ये तो 30 साल पहले, ये 30 साल पहले इनकी, चार्ल्स के जो 30 साल पहले हैं उसकी उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। तो श्रिया की उम्र कितनी होगी 30 साल पहले, इतनी होगी, और इसका 5 गुना, ये इक्वल है। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन इसने दे दी। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 4 चार्ल्स, यहाँ से कितना होगा, 4 × 12, यहाँ से हो गया 5s माइनस 5 × 15, क्यों। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 चार्ल्स माइनस 5s इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 120, उधर चला जाएगा तो माइनस का 30, ये आ गया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। उनके एज का सम पूछा है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। देखिए सोल्व करेंगे, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से 4 से गुना कर दीजिए तो 4 7 सेम हो जाएगी, या आप यहाँ से 5 से गुना कर देंगे तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 5 से गुना कर दीजिए आप इससे। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30। ठीक है, ये 30 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, देखिए माइनस से तो घटा दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, चार्ल्स बन जाएगा, ये 0 बन गया, इक्वल टू ये प्लस बन जाएगा, तो 30 + 30 ये तो क्या होगा, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गई है कहीं पर, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। देखिए यहाँ तक सही है कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 साल का है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी करी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना, तो ये इतना था। तो उनकी एज पूछा है, तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे तो 4 चार्ल्स माइनस 4 × 12 इक्वल टू 5s माइनस 5 × 15, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा अगर, तो ये बन जाएगा 5s माइनस 4 चार्ल्स इज इक्वल टू, इधर चला गया तो 30 बनेगा, ये तो 30 बन गया। और यहां से चार्ल्स और श्रेया का डिफरेंस कितना है, 6 साल का। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इनको सोल्व करना है दोनों को। तो यहां से आप क्या कर दीजिए, चार्ल्स का बनाना है तो 4 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4 से गुना करेंगे, ये 4 बन गया, 4 × 6 = 24, तो ये 24 बन जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये तो कट जाएगा, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे कितना बन गया, श्रेया इक्वल टू कितना हो गया, 30 और 40 कितना हो गया, 50 54। तो श्रेया की एज कितनी आ गई,
54। तो श्रेया की एज अगर 54 है तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए कि आपके पास कितना आया था। देखिए 54 है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो मुझे बताइए कि चार्ल्स कितना होगा, 60 साल का होगा, 6 साल बड़ा है ना, ठीक है। तो श्रेया से 6 साल बड़ा है, तो ये श्रेया अगर 54 साल की है तो चार्ल्स कितने का होगा, 60 साल का। दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम कितना हो गया, 114। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और एसी और बीडी इसके डायगोनल्स हैं, तो ओ ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण क्या होगा। इन दोनों के विकर्ण है, तो एसी और बीडी क्या होगा। देखिए आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड क्या हो, ये वाली साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये इनके डायगोनल है, ए सी और बी डी। ठीक है, ये ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपसे पूछा है कि ए सी और बी डी का रेशियो क्या होगा। आपसे पूछा है ए सी अपॉन बी डी क्या होगा, ये क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा, एक चीज पता होगा आपको, एक पॉइंट पता होगा कि जब भी ये होता है ट्रेपेजियम होता है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एओ अपॉन ओसी। ये सिमिलरिटी से आता है, एओ अपॉन ओसी ये इक्वल होता है बीओ अपॉन ओडी, बीओ अपॉन ओडी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना हमेशा। क्या होता है, एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले तो आप एक बार प्लस कर दीजिए दोनों तरफ। एक बार दोनों तरफ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एओ प्लस ओसी डिवाइडेड बाई ओसी इक्वल टू बीओ प्लस ओडी डिवाइडेड बाई ओडी। तो एओ और ओसी कितना हो गया, एओ और ओसी, एसी बन गया, ये तो बन गया एसी अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ और ओडी, ये बन गया बीडी डिवाइडेड बाई ओडी। तो यहां से कितना आ गया, देखिए एसी अपॉन बीडी कितना आ गया, एसी अपॉन बीडी किसके इक्वल आ गया, ओसी अपॉन ओडी। तो हमें जो निकालना है एसी अपॉन बीडी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ओसी अपॉन ओडी, ये निकालना है सीधा सीधा। कि ओसी अपॉन ओडी निकाल लीजिए, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ओसी अपॉन ओडी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए एक बार माइनस कर दीजिए आप, दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एओ माइनस ओसी अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ माइनस ओडी डिवाइडेड बाई ओडी। अब मुझे बताइए ओसी अपॉन ओडी क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो एओ माइनस ओसी और ये इधर आ जाएगा, तो बीओ माइनस ओडी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी अपॉन ओडी। तो यही तो आ गया, देखिए ओसी अपॉन ओडी किसके इक्वल है, एसी अपॉन बीडी। तो यही तो हमसे पूछा है कि एसी अपॉन बीडी क्या होगा, तो ये इसके इक्वल होगा, एओ माइनस ओसी अपॉन बीओ माइनस ओडी। ठीक है, ये होगा। देखिए लास्ट जो मैंने लास्ट क्लास थी उसमें भी मैंने ये टाइप बताया था, टेंजेंट थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। देखिए आपको दे रखा है, इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि ए बी कितना है, 5 है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका और इसमें केवल डाटा का अंतर है, बाकी बिल्कुल लैंग्वेज सेम है। डी आपको दे रखा है 6 है और आपसे पूछा है बीडी, तो इसके लिए हम अक्स मानेंगे, तो अक्स इंटू, ठीक है टेंजेंट थ्योरम लगा रहे हैं, तो अक्स इंटू अक्स प्लस 5 ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे इनका ऑप्शन मेथड से करेंगे, ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। बाकी ये तो बिल्कुल डाटा सेम है, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो कितना सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 4 इंटू 5 4 9 36, तो दोनों तरफ 36 36 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए लास्ट जो हमने क्लास करी थी 9 अगस्त का जो पेपर डिस्कस करा था वो का वही क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डाटा भी सेम है, वो 10 अगस्त में पूछा गया है। तो आप अगर अभी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जितने भी पेपर हैं वो सभी आप सोल्व कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जब जो जितने भी टाइप हैं यही टाइप आपसे रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चारों शहरों में, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर में पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें केवल लैंग्वेज चेंज था, बाकी डाटा यही है, बिल्कुल सेम दे रखा है। तो देखिए शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत कितना है, आपसे पूछा है कि परसेंटेज कितना है लिटरेट पर्सन का। तो मुझे बताइए टोटल निकालना है, यहाँ से लिटरेट पर्सन निकालना है। टोटल 120 है, इसमें से इलिटरेट कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं 90, तो बचे कितने 30, तो ये क्या होंगे लिटरेट होंगे। 200 क्या है शिक्षित हैं और अशिक्षित कितने हैं 100 हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 300, तो 300 ये पॉपुलेशन कितनी है 300 है। अब देखिए ये तो पॉपुलेशन है टोटल, तो इनको जोड़ दिए, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 0 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, तो 770 क्या है टोटल पॉपुलेशन है।
उसमें से शिक्षित कितने हैं वो देख लीजिए। तो 0, 5 और 5 10 और 3 13, हासिल 1, 2 3 4, ठीक है 430, ये होंगे 200 300 430। तो टोटल लिटरेट कितने हैं 430 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 770 इंटू 100% के लिए, तो ये आ जाएगा इसका प्रश्न। तो यहां से सोल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 चला गया। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपको डिवीजन भाग देना है तो कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट को काट दीजिए। यहाँ से लास्ट डिजिट को काटेंगे और यहाँ से 7 के देखिए 7 की टेबल बोल दीजिए, तो 7 6 को 42 होता है। लेकिन अब 6 नहीं लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 जैसे 42 लिया तो रिमाइंडर कितना बचा 10, 1 बचेगा तो ये 10 बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 बनेगा। तो हम क्या करेंगे 6 को 7 से गुना करेंगे, वो घटाएंगे। तो यहाँ पे ये 10 में से नहीं जा रहा, तो इसलिए हम 6 नहीं लेंगे, यहाँ पे इससे कम वाला लेंगे। तो यहाँ से 7 से लेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है 35 लिया, यहाँ से 00 है तो 7 पंजे 35, तो कितना बच गया यहाँ से 35, 5 और 3 8, ठीक है 80 बचा। लेकिन हम 80 में भाग नहीं देंगे, 80 में से 35 घटाएंगे, इनको गुना करेंगे 7 पंजे 35, तो 80 में से 35 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 45। अब इस 45 में भाग दीजिए 7 का, तो यहाँ से 7 को 42 नहीं करेंगे, वापस से क्या करेंगे 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 कितना बचा 10 बचा, ठीक है यहाँ पे 10 बचा। अब इसमें क्या करेंगे देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ से 7 पंजे 35 10 बचा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 100 बन गया। तो यहाँ से कितना घटा देंगे 7 पंजे 35 घटाएंगे, तो 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा वापस से 4 और यहाँ पे 68, 7 8 56 वापस करेंगे तो 0.8, तो कितना आ रहा है 55.8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और डिस्ट्रॉयर है, वो कुल मिलाकर कितने हैं 20 हैं, और इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से 15 प्रत्येक है वो 15 घंटे में एक के लिए दीवार बना सकता है। जो बिल्डर है वो 15 घंटे में कंप्लीट कर सकता है एक दीवार, जबकि कोई डिस्ट्रॉयर है वो 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। डिस्ट्रॉयर है वो इसे 10 घंटे में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और टोटल कितने हैं बिल्डर और डिस्ट्रॉय कितने हैं टोटल 20। यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय होते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है, ठीक है। और इनमें से विध्वंसक कितने हैं डिस्ट्रॉयर कितने हैं ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालिए, टोटल निकाल लीजिए। इनका टोटल में कितना है देखिए 30, इनका एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, ये हो गई। ये 2 दीवार बनाता है, ये क्या करता है ये 1 घंटे में 3 दीवारें हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसने बोला है कि अगर ये तीनों ये जो 20 बिल्डर हैं वो सभी काम करते हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने बिल्डर काम करते हैं और कितने डिस्ट्रॉयर काम करते हैं, तो मान लेता हूं कि बिल्डर की संख्या अगर अक्स है तो डिस्ट्रॉयर की संख्या कितनी होगी 20 माइनस अक्स, इतनी होगी। तो देखिए यहां से बिल्डर काम करता है, तो बिल्डर काम करता है, बिल्डर 2 दीवारें बनाएगा, एक और कितने बिल्डर है अक्स बिल्डर, तो इतनी दीवारें बना देगा। प्लस यहाँ पे डिस्ट्रॉयर है तो वो 3 दीवारें हटा देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस कितनी दीवारें हटा देता है 3 दीवारें हटा देता है 1 दिन में, ठीक है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में करता है कितने डिस्ट्रॉयर है 20 माइनस अक्स, तो 1 घंटे में इतना डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये कितने दिन चला ये टोटल 3 घंटे में, तो 3 घंटे में बनाते हैं। और कितना बनाते हैं ये 30 दीवारें, इतनी दीवार बनाते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये तो कितना बन गया 10 बन गया। यहाँ से सोल्व करेंगे माइनस और प्लस हो गया 5x और माइनस 60 इक्वल टू 10। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 70 होगा, 70/5, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 14। तो मुझे बताइए बिल्डर तो कितने हैं 14 है, तो डिस्ट्रॉयर कितने हो गए, कितने हो जाएंगे डिस्ट्रॉयर 6, टोटल 20 है ना, तो इसमें बिल्डर 20 है तो डिस्ट्रॉयर कितने हो जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया सवाल है। देखिए सबसे पहले अगर बार लगा हुआ तो बार वाले को अपन सोल्व करेंगे। यहाँ से 16 माइनस 8 है, तो कितना हो गया यहाँ से 8 बच गया, ठीक है। अब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, फिर 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3। अब यहाँ पे देखिए 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ये टोटल ब्रैकेट सोल्व हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से 16 हो गया तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो 16 आ गया। तो 38 माइनस 16, तो कितना आ गया यहाँ से 22। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तीनों शिफ्ट में जो पूछे गए सवाल थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के हम जो भी पेपर हुआ था उसके सभी शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जितने भी 60 क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास देखिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बिल्कुल बेसिक से समझाया है।
ठीक है। तो ऐसे ही हम जिनके 3-3 शिफ्ट अगर सोल्व करेंगे तो एग्जाम तक लगभग आपके, देखिए टोटल अगले महीने में है तो लगभग 15 तारीख तक एग्जाम है। तो अभी 15 तारीख, देखिए पूरा एक महीना बचा है, ठीक है, 30 है, तो लगभग अपन 70-80 शिफ्ट कर लेंगे टोटल। तो 70-80 शिफ्ट कर लेंगे, एक शिफ्ट में अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7 से 42 में टोटल 4 से 5,000 क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। इसमें आपके बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट जितने भी साइट है वो सभी हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।